हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट और मस्त कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरा एप्लीकेशन पार्ट, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पार्ट सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलिसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है क्वालिटेटिव पार्ट यानी थ्योरेटिकल कंसेप्ट, यानी इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कैसे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान अलग अलग आयंस का माइग्रेशन कैसे होता है, उसकी बात करेंगे। एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग इसका मैथमेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, यानी फैराडेज लॉ के बारे में सीखेंगे कि कितनी क्वांटिटी किसी इलेक्ट्रोड पे किसी पर्टिकुलर टाइम में डिस्चार्ज या डिपॉजिट होती है। ऑलराइट गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस जरा सोचिए। जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, इस प्रकार की प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यानी इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, बेसिकली ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वाया passing electric current passing electric current through molten state or aqueous solution, molten state or aqueous solution of an electrolyte। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब हम इलेक्ट्रो करंट पास करते हैं, तो उसमें जो अलग अलग रॉड पे अलग अलग इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। राइट बच्चों, जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, गेस कीजिए उसका नाम। द कंटेनर इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट, कंटेनर इन विच electrolysis is carried out is called as what? Electrolytic cell और वोल्टामीटर। राइट इस प्रकार के सेल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। ठीक है, वोल्टामीटर हैज नथिंग टू डू विद वोल्ट मीटर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। वोल्टामीटर सिंपल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेटअप है, जिसमें एग्जैक्टली जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कैथोड और एनोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, वैसे ही यहाँ पे भी कैथोड और एनोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे हम लोग केमिकल रिएक्शन, नेचुरल केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती थी उसको इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करते थे, यानी वहां एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती थी। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है डिफरेंट आयंस का, वो इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में होता है। यानी कि वहां पे हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, यहाँ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप हमने बना रखा है, यहाँ पे देखिए आप। याद कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता था, जबकि यहाँ पे एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया ना, पूरी प्रोसेस ही उल्टी हो रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। हाँ, कॉमन चीज ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी एनोड पे के ऊपर ऑक्सीडेशन होता था या एनोड का ऑक्सीडेशन होता था। यहाँ भी एनोड के ऊपर एनायन का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, यानी एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे या जिसका ऑक्सीडेशन। राइट, ऐसे कैथोड वहां पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है। अगेन आई लेट मी क्लेरिफाई कि करंट का डायरेक्शन कंप्लीटली उल्टा है। वहां पे करंट निकलता था, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी के थ्रू भेज रहे हैं। आप देखिए बैटरी लगा हुआ है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में जा रहा है, और इस करंट के इन्फ्लुएंस में आयंस का मूवमेंट हो रहा है। कैटायन कैथोड की तरफ जा रहे हैं, एनायन एनोड की तरफ जा रहे हैं। कैटायन कैथोड पे जाकर के रिड्यूस हो जाएंगे एंड एनायन एनोड पे जाकर के ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। कभी कभी एनोड खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। राइट, तो ये है बेसिक एक सेटअप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का या वोल्टामीटर का, जिसमें सिंपली हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के नाम पे हम लोग डायरेक्ट करंट पास करते हैं, क्योंकि वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो जब भी डायरेक्ट करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस सॉल्यूशन से या मोल्टन स्टेट से, तो जो फ्री आयन यहाँ पे एनायन और केटायन होते हैं,
कैटायन चले जाते हैं कैथोड की तरफ, ये देख सकते हैं मूवमेंट दिखाया हुआ है, वहां जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। एनायन चले जाते हैं एनोड की तरफ, वहां पे ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। और एक प्रकार से यहाँ पे जो रिएक्शन इन्वॉल्व है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी हम फोर्सफुली रिएक्शन को करा रहे हैं, रिएक्शन की होने की टेंडेंसी नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस एक तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, एक तरह से हम एनर्जी देते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, इसे हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलेंगे। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस, यानी फोर्सफुली, अगर नेचुरली उस रिएक्शन को देखें तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन एनर्जी दे करके हम उसे स्पॉन्टेनियस बनाते हैं। इन इन जनरल वे में देखें तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमने बता ही दिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये सब हमने बता ही दिया, ठीक है। तो ये बेसिक सेटअप हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, जहाँ पे कैथोड और एनोड की पोलैरिटी भी चेंज है, रिएक्शन का डायरेक्शन भी चेंज है, एंड कंप्लीट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन। एक तरह से ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब कभी कभी हम किसी सेल को रिचार्ज करते हैं, जो अपने सेकेंडरी सेल, तो रिचार्जिंग के दौरान उसके अंदर बेसिकली होता तो इलेक्ट्रोलिसिस ही है ना। इलेक्ट्रोलिसिस हो करके वहां पे केमिकल्स इनफैक्ट मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो करके स्टोर हो जाते हैं, उसी सेल को बाद में जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो दे बिकम एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो किसी भी सेकेंडरी सेल में जो रिवर्सिबल सेल होता है, जिसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों हो सकती है, चार्जिंग के समय वही इलेक्ट्रो केमिकल सेल होता है, और रिचार्जिंग के थ्रू जब रिचार्जिंग कर रहे होते हैं तो वही इलेक्ट्रोलाइटिक, दोनों पोलैरिटी यानी कैथोड और एनोड की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। क्लियर है बच्चों? तो मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे सारे बता दिए। एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होता है, मोल्टेन स्टेट एक्वस सॉल्यूशन से जब करंट पास करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। जिस कंटेनर में कराते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर के नाम से जानते हैं उसको। ये एक प्रकार का एंडोथर्मिक प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने से लगता है, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसको स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। हियर कमिंग टू द फैक्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे पास, जैसे आपने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया इलेक्ट्रोलाइट का, तो एक्वस सॉल्यूशन ले लिया तो उसमें बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होंगे, कुछ एच आयन होंगे, कुछ ओ एच आयन होंगे, कुछ लाइक आपने कॉपर सल्फेट ले लिया तो कॉपर एंड सल्फेट आयन होंगे। तो कैसे डिसाइड करेंगे यदि आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में बहुत सारे यानी एक से ज्यादा कैटायन हो, एक से ज्यादा एनायन हो, तो हाउ टू डिसाइड कि कौन सा आयन इलेक्ट्रोड पे जाएगा? तो सिलेक्टिव डिस्चार्ज जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, एक तो है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड आपका इनर्ट है या एक्टिव है, इनर्ट है या एक्टिव है। इनर्ट का मतलब जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट कभी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर, जो एकदम नोबल मेटल है, दे कैन आल्सो बी मेड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, बहुत कॉमन प्लेटिनम है, कई बार प्लेटिनम गैस इलेक्ट्रोड के साथ यूज किया जाता है, कई बार प्लेटिनम ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहां पे केवल वो एक करंट कैरियर रॉड की तरह, जिससे हम लोग अपना सेल कनेक्ट कर देते हैं, तरह बिहेव करता है, उसका कोई रोल नहीं होता है। एक्टिव वो होते हैं which participate in electrolytic process, which participates in electrolysis, जैसे आपने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में पढ़ा है कि इम्प्योर मेटल कॉपर बना दे, कॉपर को हम लोग एनोड बना देते हैं, वहां से ऑक्सीडाइज होता है, तो एक प्रकार से इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज होने लगा। इनर्ट वो होता है विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोलिसिस, राइट गाइस? तो एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल निकाल लेते हैं या रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेते हैं,
तो बेसिकली इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन जनरल में बात करूं, कैटायन की बात करूं, कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल, हालांकि हम लोग कई बार एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से पता करते हैं, बट रिडक्शन पोटेंशियल इज द क्राइटेरिया फॉर एन आयन टू गेट रिड्यूस्ड। ऐसे ही एनायन की बात करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या मैं कह सकता हूं किसी कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसका टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड उतना ज्यादा होगा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड उतनी ज्यादा होगी, और डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना कम होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल मैं आपको बताता हूँ, डिस्चार्ज पोटेंशियल इज नथिंग बट डिस्चार्ज पोटेंशियल, जो आप बैटरी लगाते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस, या डिपोजिशन पोटेंशियल या लिबरेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड discharge an ion at the electrode। किसी भी आयन को इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज करने के लिए जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है वाया सेल, से हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल या डिपोजिशन पोटेंशियल या लिबरेशन पोटेंशियल। क्या मैं कह सकता हूँ कि जिस केटायन का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, उसकी रिड्यूस हो जाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी और वो बहुत आसानी से कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी उसका डीपी कम होगा। सिमिलरली एनायन की बात करें तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, या ये भी लिख सकते हो आप रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा, राइट, उस एनायन और गैस के कॉम्बो का, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड उतनी ज्यादा होगी, एंड डीपी उसका उतना, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे दिया हुआ है, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है, राइट। तो टॉप पे ऊपर वाले जो मेटल्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल काफी कम होता है, नेगेटिव होता है, दे आर डिफिकल्ट टू गेट रिड्यूस्ड। बॉटम में चले जाओ तो एनायन मिलने लगते हैं, एनायन का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है एक तरह से। तो इन जनरल में बात करूं, ऊपर वाले कैटायन डिफिकल्ट टू रिड्यूस्ड, आसानी से नहीं जाएंगे इलेक्ट्रोड पे, एंड नीचे वाले एनायन आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज्ड, तो वो आसानी से इलेक्ट्रोड पे नहीं जाएंगे, राइट। तो कैटायन की बात करें तो रिलेटिवली नीचे वाले कैटायन आसानी से रिड्यूस हो जाएंगे, जैसे कॉपर और जिंक की बात करें तो कॉपर आयन आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। ये सब बात मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कर रहा हूँ, यानी यूनिट मोलर कॉन्सेंट्रेशन मानते हुए। ऐसी एनायन में बात करूं तो जो नीचे एनायन है जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, राइट। अब आप देखेंगे इसमें हम आरपी के एसआरपी के बेसिस पे देखें तो फ्लोराइड सबसे नीचे है, फ्लोराइड इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, आयोडाइड इज इजी टू ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो अगर मैं इनका एक सीक्वेंस देखूं तो ये आप देखो ये मोटा मोटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज पे ही बेस्ड है। आप देखो ये डिफिकल्ट टू डिस्चार्ज, शुरू वाले जो ऊपर वाले कैटायन है दे आर डिफिकल्ट टू डिस्चार्ज, ये जो कैटायन है ये इनको बहुत मुश्किल से आप डिस्चार्ज कर पाएंगे, बहुत एनर्जी लगेगा डिस्चार्ज के लिए, क्योंकि इनका एसआरपी बहुत कम होता है, बहुत लो एसआरपी के मेटल्स हैं ये। एंड जैसे सिल्वर आयन है, कॉपर आयन है, बहुत नीचे होते हैं तो इनका एसआरपी पॉजिटिव होता है, दे आर इजी टू गेट रिड्यूस्ड, तो इनको डिस्चार्ज करना कैथोड पे ज्यादा आसान है। एनायन की बात करें, देखो सल्फेट आयन कभी जाके ऑक्सीडाइज नहीं होता है इलेक्ट्रोड पे, सल्फेट आयन में सल्फर ऑलरेडी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और नॉर्मली इसी का सल्फर का ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। तो अगर मैं सल्फर को पॉइंट ऑफ व्यू मानते हुए इसके ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ये कभी डिस्चार्ज नहीं होगा इलेक्ट्रोड पे, नाइट्रेट आयन कभी डिस्चार्ज नहीं होगा इलेक्ट्रोड, सेम लॉजिक। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आप जानते हैं कि क्लोराइड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो अधिक होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर मैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में बात करें, क्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कम होगा तो इसका मुश्किल होगा बाकियों के कंपैरिजन में इसको ऑक्सीडाइज, यानी मोर इजीली ऑक्सीडाइजेबल जो एनायन है वो आपका I-OH-। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी है, इजी टू डिस्चार्ज यहाँ लिखा हुआ है, और ये डिफिकल्ट टू डिस्चार्ज, गॉट इट। एनायन के लिए बात करें तो ये नीचे की तरफ इनके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, यानी ऊपर वाले मुश्किल से ऑक्सीडाइज होंगे, नीचे वाले आसानी से।
अच्छा, यहाँ मैं 2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और ऐड कर देता हूँ। कई बार हमको इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ज़रूरत पड़ता है, जैसे वाटर है। वाटर को अगर हम एसिडिक मीडियम में लेट्स से रिड्यूस करेंगे, तो आपको पता है कि वाटर का H+ जा करके रिड्यूस होगा इलेक्ट्रोड पे, H2 बनेगा, OH बनेगा। इसका जो E नॉट वैल्यू होता है दिस इज माइनस, इसे याद रखिएगा, कई बार अपने को ज़रूरत पड़ सकती है। ऑलराइट, इसी तरह से वाटर को हम लोग ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं। अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे एसिडिक मीडियम में तो ऑक्सीजन बनेगा, H+ बनेगा। बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस आप लोग कर सकते हैं। इसका जो ई नॉट होता है ये -1.2 वोल्ट होता है, यानी कि इसी से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कोई और एनायन वाटर के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज होगा या वाटर खुद ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरह से अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो ये -0.83 वोल्ट इस बात को डिसाइड करेगा कि वाटर रिड्यूस होगा रिएक्शन में, यहाँ पे रिडक्शन होता है, या फिर कोई और कैटायन जाकर के रिड्यूस। क्लियर? तो इसकी बार बार हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए डेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि कोई दिक्कत नहीं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। पहला एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस कराने में कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि मॉल्टन इस NaCl के अंदर आपको पता है Na+ होगा, कैटायन ओनली कैटायन, एंड क्लोराइड आयन होगा ओनली एनायन। तो कैथोड पे कौन जाएगा? कोई चॉइस ही नहीं है ना। Na+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू सोडियम, एनोड पे क्लोराइड आयन चेंजिंग इनटू Cl2, हाफ Cl2 लिख देता हूँ, +1, इजी, राइट। इन जनरल देखो तो ये रिएक्शन बड़ी अटपटी सी लगती है, Na+ हाफ Cl2, राइट। बट इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन हो जाती है, इसलिए मॉल्टन स्टेट ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। राइट गाइस, नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन PbBr2। द सेम लॉजिक अगेन, कोई वैल्यू की, कोई डेटा की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉल्टन स्टेट है, कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, Pb+2 का कैथोड पे जाकर के रिडक्शन हो जाएगा, राइट, एंड Br- का एनोड पे ऑक्सीडेशन, Br2+ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेट रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ, PbBr2 का molten state in presence of electric current gets converted into Pb solid plus Br2। ओके, इन जनरल देखो, अगर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से हटा दें तो इट बिकम्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट हैपेंस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। प्योर वाटर का बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस नहीं किया जा सकता, बिकॉज प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एसिडिफाइड वाटर की बात करेंगे तो मेरे पास क्या क्या आयन होंगे। एसिडिफाइड लिया है तो H+ होगा मेरे पास, H2O होगा मेरे पास, OH आयन बहुत कम मात्रा में होगा, नहीं होगा, मैं इसको अवॉइड करूंगा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, रिएक्शंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं करूंगा, स्पेशली एज अ रिएक्टेंट, क्योंकि वाटर ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें आपने H+ डाल दिया तो कॉमन आयन इफेक्ट लग के जो क्वांटिटी ऑफ OH- होगी वो और भी घट जाएगी। तो अगर मैं कैथोड पे प्रोडक्ट की बात करूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इट इज गोइंग टू बी 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू H2O। आप जानते हैं इसका E नॉट 0 होता है। एक पॉसिबिलिटी है कि H2O का रिडक्शन हो जाए चेंजिंग इनटू H2, आई एम सॉरी, वो नहीं होना चाहिए राइट साइड में, इट शुड बी H2। तो ये भी H2 बनेगा, बट अब आपको डिसाइड करना है, का E नॉट होता है -0.82 वोल्ट, 8283 वोल्ट, राइट। तो चाहे आप वाटर का रिडक्शन करके बना दो या H+ का रिडक्शन करके बना दो, बनना हाइड्रोजन है, तय है। लेकिन अगर आपने एसिडिफाइड मीडियम में लिया है, यानी H+ सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद है, तो अगर मैं Rp निकालूं रादर देन SRP, अगर मैं Rp निकालूं तो उस हिसाब से H+ का रिडक्शन होना चाहिए, राइट। अगर बहुत कम मात्रा में लिया है जहां पे Rp बहुत कम है, उस केस में वाटर का रिडक्शन हो, लेकिन कुल मिला के बनेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कोई डिस्प्यूट नहीं, राइट। एनोड की बात करें तो मैं OH आयन नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि OH आयन की बहुत कम मात्रा है और इतनी कम मात्रा पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना नहीं होगा,
ये ऑक्सीडाइज हो जाए इलेक्ट्रोड पे जाके, तो मैं वाटर का ऑक्सीडेशन करना प्रेफर करूँ। और जब आप वाटर का ऑक्सीडेशन करते हैं, प्रोडक्ट आपको पता है, ऑक्सीजन बनता है, H+ बनता है, राइट, इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्लियर? इसका ई नॉट आपको पता है माइनस, हालांकि ई नॉट की लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि कोई डिस्प्यूट तो है नहीं। वी आर गेटिंग ओनली वाटर एज एन अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑक्सीजन। अब मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर मैं चेक करूं कि अगर कैथोड और एनोड को कंपेयर करूं, आप देखो यहाँ पे कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 1 मोल हाइड्रोजन बनने में, और एनोड पे 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 1 मोल ऑक्सीजन बनने में। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ा, जो पड़ेगा अगर मुझे ऐड करना है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैन यू चेक कि फॉर एवरी मोल ऑफ ऑक्सीजन, फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट एनोड, 2 mole of hydrogen is produced at cathode is produced. All right, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो मोल रेशियो होगा, मोल रेशियो या वॉल्यूम रेशियो, वो आपका आएगा 2:1, राइट। और अगर हम बात करें वेट रेशियो का, कितना हो जाएगा, 2 मोल हाइड्रोजन का वेट यानी कि कितना, 4 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन का वेट यानी कि 32 ग्राम, यानी 1:8। ये ध्यान रखिएगा, कई बार इस पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, हम क्वेश्चन होते हैं हालांकि। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मोल रेशियो 2:1 है एंड वॉल्यूम रेशियो भी 2:1 है, लेकिन वेट रेशियो। ऑलराइट बच्चा लोग, ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, यानी एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaBr। अब आप लोग गेस करो या आप लोग सोचो कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। एक्वस NaBr में मेरे पास Na+ है, Br- है, वाटर है, बहुत कम मात्रा में H+ है, OH- है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक पॉसिबिलिटी है कि सोडियम का रिडक्शन हो जाए, Na बन जाए। आप जानते हैं इसका जो ई नॉट वैल्यू होता है दैट इज -2.71 वोल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड। या दूसरा है पॉसिबिलिटी, वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू हाइड्रोजन प्लस OH-, इसका ई नॉट आपको पता है -0.82 वोल्ट। ऑलराइट, SRP वैल्यू ये सजेस्ट कर रही है बच्चों कि आपका जो कैथोड का प्रोडक्ट होगा वो हाइड्रोजन गैस होगा, यानी वाटर का रिडक्शन, क्योंकि इसका जो SRP है, इसका -0.82 वोल्ट है। का जो SRP है वो -0.82, तो जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू -271, therefore product is hydrogen. Now coming to anode product, एनोड पे एक पॉसिबिलिटी है Br- का ऑक्सीडेशन होकर के ब्रोमीन बन जाए, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसका जो ई नॉट होता है दिस इज -1.08 वोल्ट, राइट। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि H2O का ऑक्सीडेशन होकर के ऑक्सीजन प्लस H+ प्लस इलेक्ट्रॉन बन जाए। हाँ, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ बच्चों, बैलेंस तो आप लोग कर ही लोगे। आप जानते हो इसका जो SOP होता है, ये वैल्यू होती है -1.2, राइट। So looking at SOP values, you will get Br- at इलेक्ट्रोड, यानी at एनोड, यानी ब्रोमीन का फॉर्मेशन होगा एनोड पे एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ NaBr का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर एज एक्सपेक्टेड Br- जाके ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यानी एनोड प्रोडक्ट आपका जो है वो ब्रोमीन होगा और कैथोड प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजन। ओके बच्चों, इस लेक्चर के लिए इतना ही। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर कंक्लूड करूं, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। एकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। आइकॉनिक और प्लस में ये अंतर होता है कि यहाँ पे देखिए ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो सारी की सारी प्लस में नहीं। एक तो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, लाइव मेंटरिंग सेशन होता है, यानी 1-to-1 मेंटरिंग आपको मिलता है। फिजिकल नोट्स आपको मिलने वाले हैं, ब्रांडेड नोट्स अनअकैडमी द्वारा डिजाइन किए हुए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम द्वारा डिजाइन किए हुए, जो कि अपने आप में अल्टीमेट नोट वाले हैं। ऑल बेनिफिट्स ऑफ
प्लस में जो है वो तो है ही, के अलावा ये 3 जो एडिशनल बेनिफिट हैं वो भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे। जिनको भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है वो फटाफट ले सकते हैं, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस भी इंक्रीज होने वाला है। एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज करें फॉर 10% डिस्काउंट, एस टी सर लाइव। राइट गाइस,